चेंज एंड इनोवेशन, ये उन 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो कि हमारा टोटल कोर्स में से रह गया था। तो हम पहले सेशन में मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन को देखने की कोशिश करेंगे। चेंज को इनिशिएट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इज़ चेंज, जो कि मुसलसल हो रहा होता है। और चेंज इज़ इनेविटेबल जब भी हम ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करते हैं कि मुसलसल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज आता रहेगा। तो अगर हम डिवाइड करें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉज़ बनते हैं किसी भी चेंज का विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन को चेंज लाना पड़ता है। कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनके अंदर मुसलसल तब्दीली आती रहती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी तब्दीली करना पड़ती है। तो पहला फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लाना पड़ता है दैट इज़ द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। द बॉटम लाइन इज़ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? टू सैटिस्फाई द कस्टमर्स नीड टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर जिन कस्टमर्स की नीड को सैटिस्फाई करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो नीड्स ही बदल जाती हैं, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तब्दीलियाँ लाना पड़ेंगी। जैसे आज से 10, 12, 15 साल पहले तक जो मोबाइल फ़ोन करने वाला कस्टमर था उसकी नीड्स डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। और हो सकता है कि आज से 5 साल बाद फिर और डिफरेंट हो जाएँ। तो इन तमाम चेंजेस की वजह से जो कस्टमर के बिहेवियर में आई हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन को भी चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट के लॉज़ चेंज हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरनल चेंजेस को, वो ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर असरअंदाज़ होने वाले गवर्नमेंट के लॉज़ हैं। जब भी कोविड के बाद ऑर्गेनाइज़ेशंस को इस बात के लिए इंश्योर करने के लिए कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम अलाउ करें। पूरी दुनिया में होता था लेकिन पाकिस्तान में ये एक नई चीज़ थी, पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो सिंस गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपका 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं आ सकता, तो आपको ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर चेंज लाना पड़ा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कस्टमर की नीड्स और टेक्नोलॉजी में अगर कोई तब्दीली आ जाती है, जिस तरह से आप प्रोसेस करते थे, जिस तरह आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बनाते थे, उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो इस्तेमाल करते हुए जिस टेक्नोलॉजी को आप ब्रूए कार लाते थे, वो तब्दील हो जाती है, तो ऑर्गेनाइज़ेशन को चेंज लाना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक चेंजेस, किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर भी तब्दीली आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, डॉलर का रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये तमाम वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और उसको काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन को चेंज लाना पड़ता है। फिर इंटरनल फैक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को चेंज लाना पड़ेगा? कि ऑर्गेनाइज़ेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो अगर बदल जाती है, स्ट्रैटेजी अगर चेंज हो गई तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी लाना पड़ेंगी। जैसे पढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी जो सदियों से चली आ रही थी वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट था। लेकिन जब ऑर्गेनाइज़ेशन को स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो पढ़ाने की स्ट्रैटेजी भी बदल गई। तो ऑर्गेनाइज़ेशन जिस तरह ऑपरेट करती है, उसको ऑपरेट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है अगर उसके अंदर तब्दीली आती है, तो ये एक इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज इनेविटेबल हो जाता है। चेंज के बारे में ये फ्रेज़ है बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है कि चेंज इज़ इनेविटेबल। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे हमारा सोना इनेविटेबल है, कोई भी बंदा सोए बगैर नहीं रह सकता, खाए बगैर नहीं रह सकता, शेल्टर के बगैर नहीं रह सकता। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए इनेविटेबल है, इनके बगैर गुज़ारा ही मुमकिन नहीं है। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ेशन की सेटिंग में जो चेंज है दैट इज़ इनेविटेबल, कि इन एनी केस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आएगा ही आएगा। फिर कंपोजिशन ऑफ द वर्क फोर्स अगर चेंज हो जाती है, वर्क फोर्स से मुराद जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर जो कंपोजिशन है, किस तरह के लोग मिल के काम कर रहे थे, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाती है, तो दिस वुड काज अनदर सोर्स जिसकी वजह से चेंज होगा। अगर कोई नया इक्विपमेंट आपने प्रोक्योर किया है टू प्रोसेस योर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी वजह से भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय अगर चेंज हो जाता है, अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इनेविटेबल है, इसके बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हिस्ट्री में एक स्कॉलर गुजरे हैं इब्ने खल्दून, उन्होंने कहा था कि जो जनरेशन गैप आता है ये 36 साल बाद आता है, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया था। तो
मेरा ख़्याल है कि अब इस वक़्त ये जो जनरेशन गैप आता है 36 साल में नहीं आता, ये शायद 5-7 साल में आ जाता है कि अगर हम एक ब्रॉड डिवीज़न करें तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 80s में है और उनको अगर आप कंपेयर करें उन लोगों से जिनकी डेट ऑफ बर्थ 90s में है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। और अगर आप कभी कंपेयर करें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 80s में है और 2000 में जो मिलेनियल्स हैं, तो आपको लगेगा 2 अलग दुनिया के लोग हैं, जिनको समझ ही नहीं आती एक-दूसरे की बात और उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इससे जो एटीट्यूड ऑफ द वर्क फ़ोर्स है, वो एम्प्लॉइज़ का भी चेंज होता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ ऐसे लोग हैं, अब 80s और 90s और 2000 की तो चलें थोड़ा-सा फ़र्क है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 60 साल जिसकी एज है और वो 70 की दहाई में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको काम करना पड़ जाए उस बंदे के साथ जो मिलेनियल है, तो एटीट्यूड का जो डिफ़रेंस है, इसको मैनेज करना भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एक इंटरनल प्रोसेस में तब्दीली का बायस बनता है। प्रोसेस कैसे होता है? नॉर्मली जब भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि पहले एक शेप होती है, जिसको ऑर्गेनाइज़ेशन लेके चल रही होती है। इस शेप को ये समझें, ट्रायंगल को इस तरह समझें कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन का एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। जब भी आपने चेंज लाना होता है, तो सबसे पहले आपको अनफ्रीज़ करना होता है। एक चीज़ फ्रीज़्ड है, एक चीज़ मुस्तहकम है, पक्की है, उसको आपको पहले अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। उसकी जो एक्जिस्टिंग शेप है, उसके अंदर थोड़ी-सी पहले तब्दीली लाना पड़ेगी। जब अनफ्रीज़ होगी, उसके बाद चेंज का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जब जो डिज़ायर्ड शेप है, वो आप हासिल कर लेंगे, तो फिर आप उसको रीफ्रेज़ कर देंगे। रीफ्रीज़िंग इज़ दोबारा से परमानेंट कर देंगे। हमें ये शेप चाहिए थी, तो अब चूँकि ये हमने हासिल कर ली है, तो इसको रीफ्रेज़ कर दिया जाएगा। तो कोई भी चेंज जब भी इनिशिएट करना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस वक़्त एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइज़ेशन का, एम्प्लॉयी के एटीट्यूड का, इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट के लॉज़ का, इकोनॉमिक सिस्टम का, जो भी फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चेंज के लिए, तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफ़ाई करना है। उनको पहले अनफ्रीज़ करना है कि जो एक्जिस्टिंग शेप है उसमें तब्दीली लानी है, फिर उसके बाद उसको चेंज करेंगे जो आपकी डिज़ायर्ड शेप है, सूरत हाल जिसमें लाना चाहते हैं, फिर उसको परमानेंट कर देंगे कि उसको फिर रीफ्रेज़ कर देंगे। अगर हम चेंज के बारे में व्यूज़ की बात करें, तो जब भी चेंज के बारे में सोचा जाता है, तो 2 तरह के बिहेवियर हैं जो कि अमूमन डिस्कस होते हैं। एक को कहा जाता है द काम वाटर्स मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ फिगर ऑफ स्पीच। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर कोई हम मिसाल इस्तेमाल करते हैं, कोई ईडियम इस्तेमाल करते हैं, उसको मेटाफर कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच इसके लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपने किसी को कोई बात समझाने के लिए कोई एनालॉजी ड्रा की है, कोई एग्जांपल बनाई है, कुछ वेरिएबल्स को मिला के कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके उसको समझा के एक इनडायरेक्ट तरह से मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की, उसको मेटाफर कहा जाता है। द काम वाटर्स मेटाफर, कि जो पानी है वो बड़ा काम है। तो तब्दीली के बारे में, चेंज के बारे में पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो तब्दीली होती है उसमें सबसे पहले आपने अनफ्रीज करना होता है स्टेटस को। स्टेटस को आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि स्टेटस को का मतलब ये होता है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो सिस्टम इस वक्त इन प्लेस है, उसमें जिस तरह से लोग ऑपरेट करते हैं उसको कहते हैं स्टेटस को, इस वक्त का जो मौजूदा निज़ाम है। तो पहले आपने उसको अनफ्रीज करना होता है। दूसरा, जब आपने उसको अनफ्रीज कर लिया, तो अब आपकी जो डिज़ायर्ड स्टेट है उसमें आपने इस स्टेटस को चेंज कर देना। दूसरे नंबर पे आपने चेंज कर दिया स्टेटस को टू द न्यू स्टेट। तीसरे लेवल पे उस चेंज को आपने रीफ्रीज कर दिया। जैसे हमने पीछे देखा भी कि जो चेंज का प्रोसेस है दैट स्टार्ट फ्रॉम अनफ्रीजिंग, फिर उसमें चेंज आता है, फिर उसको रीफ्रीज कर दिया जाता है, फिर उसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसी तरह ये व्यू ये कहता है कि इसमें आपने पहले अनफ्रीज करना है, फिर चेंज करना है और फिर जो चेंज आप लाए हो उसको पक्का कर देना है। इसमें मसला क्या होता है कि आपको पहले ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि चेंज के लिए मुआविन साबित हो सकती हैं या चेंज के अगेंस्ट आ सकती हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस काम के फेवर में हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट हैं। या आपके केस में जैसे कोविड के दौरान जब क्लासें ऑनलाइन हो रही थी, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक मूवमेंट उठी थी कि अगर क्लासें ऑनलाइन हुई हैं तो पेपर भी ऑनलाइन लें। इस पे सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, घर से बैठ के पेपर करेगा तो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें देख लेगा। तो
आपने वो वाले फैक्टर्स देखने हैं कि जो आप चेंज लाना चाहते हो, उसमें कौन-कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों, जो फेवर में है वो भी और जो उसके अगेंस्ट है वो भी। फिर ये देखना है कि आपने इसको रिस्ट्रेन कैसे करना है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि आपने उनको मैनेज कैसे करना है, उनको काउंटर कैसे करना है, उन लोगों को विच आर रेजिस्टेंट टू चेंज। चेंज के बारे में पहली जो बात याद रखने की है वो ये कि चेंज इज़ परमानेंट। दुनिया के अंदर एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज़ चेंज, कि हर वक्त तब्दीली आ रही होती है। और दूसरी कि हमेशा कुछ लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे टू चेंज। स्टेटस को में एक कंफर्ट जोन बन जाता है। कंफर्ट जोन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी रूटीन जिसके साथ आप यूज टू हो गए हो, जिसमें आप इजी फील करते हो, उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन है कि इन्होंने साथ बैठा, दिस इज कंफर्ट जोन। तो ऐसा माहौल जिसके अंदर आप समझते हैं कि मैं सिक्योर हूँ, मेरा काम सही चल रहा है और मुझे इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के तमाम लोग अगर इस सेटअप को, इन 5 को मैं यहाँ से मूव करना चाहूँ, तो एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस आएगी कि हमारा जो कंफर्ट ज़ोन है उसको चेंज किया जा रहा है। तो चेंज प्रोसेस में आपने तमाम उन फैक्टर्स को भी देखना होगा जो कि रेजिस्ट करेंगे टू द चेंज। वजह क्या होगी कि अपने कंफर्ट ज़ोन को वो छोड़ना नहीं चाहें। इसके मुकाबले में जो दूसरा एक्सट्रीम के ऊपर 180 के ऊपर व्यू है अबाउट द चेंज, दैट इज कॉल्ड वाइट वाटर रैपिड्स मेटाफर। मेटाफर इज फिगर ऑफ स्पीच, समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी कोई एनालॉजी ड्रॉ कर देनी डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान के एक बात समझाई जा सके। और दूसरा जो 180 के ऊपर इसके व्यू है वो ये है कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले एक चीज़ होगी जो कि स्टेटस को होगी, उसको आप फिर अनफ्रीज़ करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर रीफ्रेज़ करेंगे। इसका मतलब है कि आप ये समझ रहे हैं कि इस प्रोसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी भी मौजूद है और स्टेबिलिटी भी मौजूद है। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि पहले मैं अनफ्रीज़ करूँगा, फिर चेंज करूँगा, फिर रीफ्रीज़ करूँगा, तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं अबाउट द फ्यूचर। और दूसरा, आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस स्टेबिलिटी के साथ चलेगा भी। तो जो दूसरा 180 पे वाइट वाटर रैपिड्स मेटाफर है वो ये कहता है कि जो स्टेबिलिटी है और प्रेडिक्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको नहीं पता कि कल जो इन्वायरमेंट होगा, जो फैक्टर्स होंगे, वही होंगे जो आज हैं। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, प्रिडिक्ट आप कर ही नहीं सकते। तो चेंज जो है दैट इज कॉन्टीजेंसी, दैट इज सिचुएशनल। आप डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होंगी, उनके खिलाफ उनके अकॉर्डिंगली कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर कुछ रिएक्शन आएगा, उसको काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर रिएक्शन आएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इवॉल्व करते जाएंगे अपने चेंज प्रोसेस को। और वी कैन प्रोडिक्ट फॉर next 2 months, while sometime we can't predict for next 2 hours। तो जो चेंज है उसके बारे में सम टाइम तो आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि 2 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगले 2 घंटों का आपको नहीं पता होता। जैसे अभी हमें बताया गया कि 11:30 बजे के बाद आपको क्लास अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया था जब मेकअप क्लास रखी थी। तो वाइट वाटर रैपिड्स मेटाफर सेज कि प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुनिया में होती नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक कि किसी चीज़ को कहा जाए कि मैं इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, या इस चीज़ तक अप्रोच करने के लिए जो प्रोसेस मैंने चलाया उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो ये दो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है फॉर चेंज। वन सेज कि एक प्रोसेस के थ्रू आप अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ, प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ आप प्रोसेस चलाएंगे। तो दूसरा अपोजिंग आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो चेंज होता है उसके बारे में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी आप कर ही नहीं सकते। जब आप एग्जिस्टिंग स्टेट को ही चेंज करने लगे हैं तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसके बारे में आने वाला जो फीडबैक होगा, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, या जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन होगी, उसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है? एनी अल्टरेशन ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीज़ों के अंदर अगर आप कोई बुनियादी तब्दीली लाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी भी चीज़ के दरमियान वो आप कोई तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अल्टरेशन करेंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो चेंज को क्वालिफाई करने के लिए इन भी चेंज आ सकता है और वन बाय वन भी आ सकता है, एक एक के ऊपर भी आ सकता है।
तीनों के ऊपर इकट्ठा आना इज नॉट कंपल्शन। अगर किसी एक के ऊपर भी आएगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की डेफिनेशन के ऊपर। बेस्ट इज सूटेड कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिज़ाइन है, और एक रूल ऑफ थंब तो नहीं बताया जा सकता कि कौन सा बेहतर होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए द बेटर इज ग्रेजुअल चेंज। तीनों में इकट्ठा नहीं आना चाहिए, किसी एक से शुरू करना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए चेंज का। चेंज एजेंट, जब भी चेंज की बात की जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात की जाएगी तो कुछ लोग होंगे जो रिसेप्टिव होते हैं फॉर चेंज, उनको पसंद होता है कि चेंज लाया जाए, रिसेप्टिव टू चेंज होते हैं, तो उनको कहा जाता है ये चेंज एजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इस चेंज प्रोसेस में एक फैसिलिटेटर के तौर पे एज ए कैटलिस्ट परफॉर्म करना है और इस चेंज को स्मूथ प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है। टाइप ऑफ चेंजेस के ऊपर हमने बात कर ली कि अगर चेंज इन स्ट्रक्चर है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है और चेंज इन पीपल है, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर या तीनों के ऊपर अगर कोई चेंज आ रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनाइजेशन चेंज में टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये 3 टाइप्स होती हैं। जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल के वो स्ट्रक्चर बना है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में या उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर भी तब्दीली आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आने वाली तब्दीली है। और टेक्नोलॉजी, अगर वर्क प्रोसेस, जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते थे, दिस इज कॉल्ड वर्क प्रोसेस, उसके अंदर तब्दीली आएगी। जिस मेथड को इस्तेमाल करते थे तो उसमें तब्दीली आएगी, या इक्विपमेंट में अगर कोई तब्दीली आएगी तो इसमें कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दीली आ गई है। डाटा सेव करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल होती थी, तो अब आप लोगों को ने शायद कभी देखी भी नहीं होगी फ्लॉपी ड्राइव। तो उसमें क्या हुआ कि जिस तरह से आपने डाटा स्टोर करना है उसका वर्क प्रोसेस भी बदल गया, मेथड भी बदल गया और इक्विपमेंट भी बदल गया कि अब यूएसबी ड्राइव आ गई, फ्लॉपी ड्राइव खत्म हो गई। और अगर तीसरा जो कंपोनेंट है टाइप ऑफ चेंज में, दैट इज पीपल। पीपल के एटीट्यूड में, एक्सपेक्टेशन में, परसेप्शन में, बिहेवियर में और इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आया है लेकिन ड्यू टू पीपल आया है। अब एटीट्यूड क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, परसेप्शंस क्या होती हैं, बिहेवियर क्या होता है, इसके ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैप्टर में पूरा एक लेक्चर कर चुके हैं, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन तमाम फैक्टर्स में से अगर कोई एक फैक्टर भी तब्दील होगा तो उसको हम कहेंगे कि जो चेंज आया दैट इज़ कॉज्ड बाय द पीपल। और पीपल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, बिहेवियर, इंडिविजुअल का, ग्रुप का बिहेवियर। और चेंज के बारे में, अगर चेंज मेथड इज फोकस्ड ऑन द पीपल एंड नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप, इस चेंज को कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रही है। द चेंज इन पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के दरमियान जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करके कोई आप चेंज ला रहे हैं तो उसको ओडी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एचआर की फील्ड का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो एचआर के करने का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करने का काम होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इसके ऊपर फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई तब्दीली आती है तो दैट वुड बी रेफर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। और इंटरपर्सनल इज रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, टू एम्प्लॉइज। और इंटरपर्सनल स्किल इज कि हाउ यू बिहेव विद अदर को वर्कर्स। अगर आपकी स्किल टू वर्क विद अदर को वर्कर इज गुड तो हम कहेंगे कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है। कौन कौन सी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं, इसमें आप सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग्स करवाते हो। सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, ये भी एचआर के करने का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कराया जाता है ये काम, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो सेंसिटिव समझती है। मिसाल के तौर पे अगर नेस्ले की बात की जाए, नेस्ले का जो डेयरी का बिजनेस है तो उसमें सेंसिटिव पार्ट क्या है
कि मिल्क प्रोसेसिंग इज़ अ सेंसिटिव पार्ट, कंटेमिनेशन उस मिल्क के बारे में हो जाना इज़ अ सेंसिटिव पार्ट। चूँकि बहुत ही लेबर इंटेंसिव उनका ये बिज़नेस है, तो एम्प्लॉयी रिलेशन इज़ अ सेंसिटिव पार्ट। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, किसी इदारे की बात की जाए, तो वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को कैसे डील किया जाता है, दिस इज़ सेंसिटिविटी पार्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू सोर्स के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अगर कोई ट्रेनिंग होगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई तब्दीली लाई जाएगी, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ इम्प्रूविंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। और उसमें अगर आप किसी भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से वो बिजनेस करती है, उसके किसी भी सेंसिटिव पार्ट को, अब सेंसिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगी होगी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कि किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। टीम बिल्डिंग, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग के ज़रिए जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ द टीम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एक टेक्निक समझा जाएगा, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप के अंदर चूँकि डिफरेंट लोग मिल के काम करते हैं, और साइकोलॉजी का ये असूल कई दफ़ा पहले भी दोहराया कि तमाम लोग देखने में एक तरह से होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनका नुक्ता नज़र, उनके लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। तो जब भी डिफरेंट लोग मिल के काम करेंगे, तो उनकी डेवलपमेंट इन अ ग्रुप की जाएगी, तो दिस वुड बी कॉल्ड इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। और उसके बाद प्रोसेस कंसल्टेशन, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इसमें अगर कोई तब्दीली आएगी, तो दिस वुड बी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर रहते हुए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप प्रोसेस कंसल्टेशन कर रहे हैं। फिर सर्वे फीडबैक लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम। डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, छोटी में तो वैसे ही पता चल जाता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के वर्क परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए सर्वे फीडबैक किया जाता है। तो ये तमाम जो काम हैं, ये तमाम काम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होंगे, तो इसको आपने कहना है कि दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसका मकसद क्या होगा? टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और उसकी जो क्वालिटी है अमंग द वर्कर्स उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश होगी, और दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। और ये किसका करने का काम है? एचआर। चेंज के बारे में मैंने कहा था कि दो बुनियादी असूल हैं। पहला असूल ये है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, हमेशा जो वो चीज़ हो रही होती है वो चेंज होता है। और दूसरा, हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। तो और जो लगी बंधी रूटीन होती है उसको चेंज कोई नहीं करना चाहता। तो लगी बंधी रूटीन को चेंज करने में जो रेजिस्टेंस आती है उसको मैनेज करना भी एक मैनेजर का काम है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो रीज़न है, अगर आपसे कोई पूछे कि वाई पीपल रेजिस्ट चेंज, तो उसका आंसर इज़ द कंफर्ट जोन। कि हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस तरह की सेटिंग में यूज़ टू हो जाते हैं काम करने को, उसमें तब्दीली को हम पसंद नहीं करते। हम जो रेजिस्टेंस आती है फॉर चेंज, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। पहली अप्रोच इज़ कि एजुकेट एंड कम्युनिकेट। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस चेंज के बारे में लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता ही नहीं कि हमने कौन सा चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, उस केस में आपको एजुकेट और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसका मकसद क्या होगा कि चेंज के बारे में तमाम लोगों को पहले पता तो हो कि कौन सा प्रपोज चेंज है, और कम्युनिकेट भी प्रॉपरली किया जाए। एडवांटेज इसका क्या है कि जब आप एजुकेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि मे नॉट वर्क व्हेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इज़ लैकिंग। जब चेंज के बारे में लोग सस्पिशियस होंगे, उनको शक होगा कि ये जो क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट है बिटवीन एम्प्लॉयज़ वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, उस वक्त एजुकेट और कम्युनिकेट काम नहीं करेगा। तो पहली टेक्निक इज़
आप एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि चेंज है क्या, और उसके बारे में कम्युनिकेट भी प्रॉपरली करें। ऑर्गेनाइजेशंस में अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि 90% मसाइल मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बात हुई नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ये होता है कि आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड इट्स सुपरवाइजर, वो ओपन रहना चाहिए। तो पहली टेक्निक इज एजुकेट एंड कम्युनिकेट। दूसरी इज कि आप पार्टिसिपेशन करवाएं उनसे। ये कब करवाएंगे? जो रेजिस्टेंट लोग हैं, अगर उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने लैब के अंदर नेटवर्किंग चेंज करनी, कंप्यूटर चेंज करने, तो जो लैब का स्टाफ है उसको पार्टिसिपेट करवाएं। तो जो नेचर ऑफ चेंज है, अगर जो लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपने पार्टिसिपेशन उनसे करानी है। सेल्स फोर्स के अंदर आप नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस केस में जो सेल्स फोर्स का स्टाफ है उसको उस चेंज के अंदर इन्वॉल्व करें। तो उस केस में जब जिनके मुतल्लिक चेंज है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस केस में आपने उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इन्वॉल्वमेंट है और एक्सेप्टेंस फॉर चेंज है वो बढ़ जाएगी। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट है, और ये एक पोटेंशियली पुअर सोल्यूशन भी बन सकता है। कैसे? कि अगर सेल्स फोर्स वाले कह रहे हैं कि ये चेंज नहीं लाना चाहिए, आप उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं और वो उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं, तो हो सकता है उस चेंज प्रोसेस को हाईजैक करके उस चेंज को अनडू कर दें, वापस कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्ट कर दें। तो पार्टिसिपेशन के केस में आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जब भी जिन लोगों के मुतालिक चेंज है और वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वो उस पूरी तहरीक को, उस पूरे चेंज प्रोसेस को हाईजैक ना करें। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। जब चेंज के बारे में जो रेजिस्ट करने वाले लोग हैं वो फेयरफुल हैं और उनके अंदर एग्जाइटी पाई जाती है, व्हेन रेजिस्टर्स आर फेयरफुल एंड एंग्जाइटी रिडन, के लोगों में चेंज के बारे में एंग्जाइटी है, परेशानी है, खौफ है, उस केस में आपने फैसिलिटेट करना है और उनको सपोर्ट करना है। उनके जो फीडबैक्स होंगे उनको इनकारपोरेट करना है, अपनी चेंज स्ट्रैटेजी को चेंज करना है जैसे वो लोग चाहते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो फैसिलिटेशन है उसके लिए जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है उससे चेंज प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कि आपने अगर तमाम चेंज रेजिस्टेंस को फैसिलिटेट और सपोर्ट करना है तो उसमें खर्चा बहुत आ जाएगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप उनकी तमाम बातें मान भी लेंगे तो वो चेंज के लिए राज़ी हो जाएंगे। अनदर अप्रोच कुड बी टू रिड्यूस चेंज, या जो रेजिस्टेंस फॉर चेंज है, यू निगोशिएट। निगोशिएट किस केस में किया जाएगा कि जब जो रेजिस्टेंस करने वाले लोग हैं बहुत पावरफुल ग्रुप है। पावरफुल ग्रुप की मतलब क्या है कि उनके पास बहुत ताकत नहीं है, अथॉरिटी भी, मतलब पावरफुल का मतलब है कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए तो पहले आपसे निगोशिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट से। अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं और आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस चेंज कर दिया जाता है तो एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। इस केस में जो जिनके ऊपर चेंज ने असरअंदाज होना है वो एक पावरफुल ग्रुप बन गया, तो इस केस में आपने उनके साथ निगोशिएट करना है। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आप निगोशिएट करेंगे तो यू कैन बाई कमिटमेंट, मतलब वो लोग अपने आप को उस चेंज प्रोसेस का हिस्सा समझेंगे, तो हो सकता है कि वो इस चेंज प्रोसेस को ओन भी कर लें। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि पोटेंशियली हाई कॉस्ट होगी। जब आपने कमिटमेंट्स बाई करनी है, उनको अपने साथ मिलाना है, तो हो सकता है कि आपको इसकी कॉस्ट बेयर करना पड़े। और इसका दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि ये और लोगों के लिए भी रास्ता खोल दे कि निगोशिएशन के ज़रिए अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए जा सकते हैं, वो भी धरना दे के बैठ जाएँ। ठीक है जी। और कोऑप्टेशन या मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बेसिकली तो एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसमें मैनिपुलेट करना, किसी को इस्तेमाल करना या नेगेटिवली प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड कि उसने मैनिपुलेट किया है, सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है या को ऑप्ट कर लिया, उनको मिला लिया है।
कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो चेंज आपने लाना है, अगर तो जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इसको इंडोर्स कर दें, तो हमारा चेंज प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। इस केस में आप मैनिपुलेशन करते हैं और उनके लिए उसमें क्या बेनिफिट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट की एग्जांपल ही हम लें कि अगर आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए, तो आपको ये इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि इसका आपको फ़ायदा होगा। या अगर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एज एन एम्प्लॉय चेंज कर दिया जाए और उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाए कि इससे आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं, ज़्यादा प्रमोशन होने के चांसेस हैं। तो इस केस में जब एक पावरफुल ग्रुप जो है उसकी इंडोर्समेंट चाहिए आपको, उस केस में आप कोऑप्ट करते हैं, कोऑप्टेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये कोई ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, ईज़ी वे टू गेन सपोर्ट है, लोग आपके साथ आसानी से मिल जाएँगे। लेकिन इसका नुकसान ये होगा तो बैकफायर भी कर सकता है, लोग रेज़िस्ट भी कर सकते हैं। और चूँकि आपने को-ऑप्ट करने की बात की है, उनकी एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड है, तो जो चेंज एजेंट है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी लूज़ हो सकती है, वो भी ख़त्म हो सकती है। और चेंज एजेंट इज़ समवन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अज़्यूम कर लेता है कि इस चेंज को एग्ज़ीक्यूट करने में मैं एक कैटलिस्ट के तौर पे ऑपरेट करूँगा। कोरेसिव बिहेवियर होता है या इसको कोएर्शन कहते हैं। कोरेसिव बिहेवियर इज़ कि मैनेजर के पास, आपको याद होगा हमने एक क्लास में पढ़ा था कि जब भी मैनेजर ऑपरेट कर रहा होता है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स होती हैं। तो एक कोरेसिव पावर होती है। कोरेसिव पावर इज़ कि जो पावर उसको एक अथॉरिटी की वजह से मिल गई है। एक मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी को प्रमोट कर सकता है, किसी को डिमोट कर सकता है, किसी को हायर कर सकता है, किसी को फायर कर सकता है। तो ये वाली जो पावर है दैट इज़ ड्यू टू द पोजीशन ही होल्ड्स या शी होल्ड्स। तो उसी से कोरेसिव पावर से दिस इज कोअर्शन, कि जब आप एक थ्रेट ऑफ पनिशमेंट से लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, कि जब आप समझते हैं कि इसका जो चेंज लाने का तरीका ये है कि जैसे अमेरिका ने कहा था कि आप या हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ हो, न्यूट्रल नहीं हो, अफगानिस्तान की जंग में या हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। तो ये क्या था, दैट वाज कोअर्शन, कि आपको थ्रेट दिया जाए ऑफ द पनिशमेंट। तो इस केस में आप जिस सेगमेंट को चेंज करने जा रहे हो उसको उसका थ्रेट दो कि अगर आप इस चेंज में हमारे साथ नहीं हो तो फिर हमारे मुखालिफ हो। एडवांटेज ये कि इस पे कोई खर्चा नहीं होगा आपको और आप आसानी से पावर भी गेन कर लोगे, सपोर्ट भी गेन कर लोगे। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि दिस इज़ इलीगल, कंसेंट जब तक ना हो, जिन लोगों के बारे में चेंज है तो आप इसको लीगली इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी जो दूसरा नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोग ये समझें कि ये चेंज हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और जो चेंज एजेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आप चेंज के बारे में पाए जाने वाली रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हो। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जब आप चेंज को मैनेज कर रहे होंगे तो वो अराइज होते हैं। कल्चर के बारे में हमने बात की थी, तो सेम अप्लाइज टू चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर इज द कलेक्टिव नॉर्म्स, कलेक्टिव विजडम एंड कलेक्टिव यार्ड स्टिक्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोई मुआशरा जब मिल के कुछ चीज़ों के बारे में फैसला कर लेता है कि ये सही है, ये गलत है, ये कलेक्टिव नॉर्म हमारी बन गई, कलेक्टिव विजडम से ये बन के आता है। और द रूल ऑफ थंब इज कि कल्चर चेंज नहीं हो सकता, कल्चर इवॉल्व होता है। कल्चर इवॉल्व होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं और वो एक शेप बनाता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर आप ये कहें कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना है तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने कल्चर चेंज नहीं करना, क्योंकि कल्चर चेंज नहीं हो सकता, इवॉल्व होगा। और कल्चर बनता कैसे है, रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे बनता है, फ्रॉम फाउंडर्स की क्या फिलॉसफी थी, फिर किस तरह के एम्प्लॉयज़ हायर हुए, किस तरह सोशलाइज उन्होंने किया, कौन सा वर्क इन्वायरमेंट था और वर्क प्रेफरेंसेस कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफाइन करती हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने की बात करेंगे तो कल्चर इज़ समथिंग जो कि चेंज नहीं होता, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होता है। उसमें लर्निंग के बाद कुछ चीज़ें इंसान सीखता है, फिर उनको अनलर्न करता है, फिर रीलर्न करता है।
और इसमें हीगल के बारे में मैंने शायद बताया था उस क्लास में कि जो ह्यूमन विज़डम है, ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन इंटेलेक्ट है, वो एक जर्मन फिलोसोफर ने कहा था कि इंसान हमेशा एक थीसिस बनाता है, फिर एक एंटीथीसिस बनाता है, फिर दोनों को कंबाइन करके एक सिंथेसिस बनाता है। तो सेम अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमारा कल्चर बनता है, उसमें से कुछ लोग निकल के इसी कल्चर की कुछ और चीज़ों को प्रमोट करने लग जाते हैं कि ये वाला कल्चर, इसमें ये खामियां हैं, तो हम ये कल्चर प्रमोट करेंगे। चूंकि ये वाला जो एंटीथीसिस निकला है इसी से निकला है, तो इसमें से कुछ कॉमन चीज़ें होंगी दोनों के अंदर, तो एक तीसरा बंदा आएगा जो इन दोनों का सिंथेसिस बना देगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करना इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन इसको आप इवॉल्व कराते हैं। फिर वाइल मैनेजिंग चेंज अनदर इशू कोड भी कि जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनको टेकन इनटू अकाउंट करना भी एक चैलेंज होता है। और मैनेजिंग चेंजेस इन कल्चर, कि जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज हो रहा होता है तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट करनी है, दिस इज़ अनदर चैलेंज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को एग्जीक्यूट करते हुए सामना करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द कल्चर, यू हैव टू सेट द टोन थ्रू मैनेजमेंट बिहेवियर। कल्चर का जो फाउंडेशन है वो क्या है? द फिलॉसफी ऑफ द फाउंडर्स, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे। तो जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर के चेंज की बात करनी है, तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एज ए रोल मॉडल सेट करना होगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस कल्चर के अंदर जो चेंज आ रही है उसकी टोन क्या होगी। फिर दूसरा, कल्चर डिपिक्ट कैसे होता है? कल्चर के बारे में हमने कहा था कि ये डिपेक्ट होता है थ्रू स्टोरीज, रिचुअल्स एंड सिंबल्स। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना है तो अब आपको उसके सिंबल्स को, रिचुअल्स को और स्टोरीज को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको एम्प्लॉयज से जो न्यू वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट कराने के लिए रिसेप्शन भी लेना पड़ेगी। रिसेप्टिव टू अडॉप्टिंग द न्यू वैल्यूज़ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, इन्हेंस करना पड़ेगा, इनकारपोरेट करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन सोशलाइजिंग प्रोसेस, जिस तरह से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजिंग। तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर चेंज को आपको रिवॉर्ड करना होगा कि कोई भी चेंज के लिए अपने आप को पेश क्यों करे। जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो आप एम्प्लॉयज़ को उस चेंज में जब इन्वॉल्व कराने की बात करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ इंसेंटिव एसोसिएट करना पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस चेंज के बाद, उनको क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा। और जो करंट सब कल्चर्स हैं उनको भी शेक करना होगा, उनको भी तोड़ना होगा। एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाना होगा जब भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की चेंज की बात होती है, और जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है उसको भी बढ़ाना होगा। तो इन नटशेल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करना इज इम्पॉसिबल, तो ये सारे काम क्यों आप कर रहे हैं? टू इवॉल्व द चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अंदर जो तब्दीलियां आप चाहते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को आप तैयार कर रहे हैं। कल्चर का जो और चेंज का जो दूसरा नतीजा निकलता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्ट्रेस। जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो उसका अल्टीमेट नतीजा निकलेगा कि स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या होता है? एंग्जाइटी, द एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर प्लेस्ड ऑन देम फ्रॉम एक्सट्राऑर्डिनरी डिमांड्स, कॉन्स्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में जब भी चेंज की बात की जाएगी तो द बाय डिज़ाइन रिस्पॉन्स इज कि एम्प्लॉयज़ के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। दिस इज एडवर्स इम्पैक्ट जो कि एम्प्लॉयज़ में आता है। और उसकी रीजंस क्या होती हैं कि जो उनसे डिमांड किया जाता है दैट में साउंड कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और दूसरा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए दे फील कंस्ट्रेंड कि जो मुझसे आउटपुट रिक्वायर्ड है उसको हासिल करने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लिमिटेड मिलती हैं। और वो फैक्टर्स जो कि स्ट्रेस का कॉज करते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रेसर्स। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है उसको स्ट्रेसर्स कहा जाता है। स्ट्रेस क्या कॉज करता है, किसकी वजह से स्ट्रेस होता है? टास्क डिमांड। टास्क डिमांड क्या है? आर फैक्टर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज जॉब, कि मेरी जो टास्क डिमांड है किसी भी एम्प्लॉय की, उसके अंदर जो मौजूद फैक्टर्स हैं
वही कॉज कर रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे परेशानी और एग्जाइटी हो रही है। और दूसरा, रोल डिमांड, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका फंक्शन है, एक पार्टिकुलर रोल है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। काम, नेचर ऑफ टास्क एंड नेचर ऑफ रोल, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं, जिनकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय को स्ट्रेस होता है। आप नोटिस करें कि आप कभी अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको वहाँ पे वेटर्स नॉर्मली यंग एज के लड़के नज़र आते। वाई? बड़े एज के बंदे क्यों नहीं नज़र आते, या अगर नज़र आते तो बहुत कम होते हैं। द नेचर ऑफ जो टास्क की जो डिमांड है और जो रोल की डिमांड है, दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय अ पर्सन जिसकी 40-50 साल एज है। उसके लिए एक यंग बंदा ही चाहिए। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो जो टास्क की डिमांड है और जो रोल की डिमांड है, इसकी वजह से लोग वो जॉब छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो आपने भी जब अपने लिए कैरियर की पॉसिबिलिटीज़ को देखना है तो उसका एक एस्पेक्ट ये भी देखना है कि क्या मैं इसको सस्टेन कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ख़ास तौर पे बैंकों के बारे में बात करते हुए, कि बैंकों में आप जिस वक्त भी जाएं सेम पेस के ऊपर काम हो रहा है, तो क्या दिस इज़ ह्यूमनली पॉसिबल? एक बंदा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके? तो बैंकों के अंदर भी टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। और क्यों होता है? ड्यू टू द डिमांड ऑफ द टास्क एंड द रोल डिमांड। रोल डिमांड और स्ट्रेस कैसे हो सकता है? रोल में कॉन्फ्लिक्ट है, वर्क एक्सपेक्टेशन दैट आर हार्ड टू सेटिस्फाई। काम इतना ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से उसको कॉन्फ्लिक्ट फील होता है बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड द रोल। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, रोल ओवरलोडेड है। जब आपको काम जो दिया जाता है, जितना टाइम परमिट करता है, जितना टाइम आपके पास है, काम उससे ज़्यादा है, तो आपका रोल इज़ ओवरलोडेड। बैंकों की जो एग्जांपल है कि जितने टाइम में उनसे वो काम कराने की कोशिश की जाती है, उतने टाइम में ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। या जो रोल की डिमांड है जिसकी वजह से स्ट्रेस बनेगा, दैट कुड बी कि जो रोल है वो इनएम्बिगुअस है। एम्बिगुइटी क्या होती है? एम्बिगुइटी ये कि जिसकी चीज़ के बारे में आपको पता ना हो, कन्फ्यूजन हो, एम्बिगुअस है, वाज़ेह नहीं है। तो अगर आपको रोल का ही नहीं पता, एक्सपेक्टेशन का ही नहीं पता, और ऑर्गेनाइजेशंस में ये वाला मसला बहुत होता है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपको एक जेडी मिलेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसमें लिखा होगा कि आपने ये 10 काम करने हैं, क्लियर है, पता ये 10 काम करने हैं। आखिर में एक लाइन लिखी होगी, एनी रोल असाइंड बाय योर सुपरवाइजर। अब वो जो कह दे वो आपकी जेडी का हिस्सा है। तो रोल की एम्बिगुइटी जो होती है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस कॉज हो सकता है। कॉजेज कौन कौन सी हैं? इंटरपर्सनल डिमांड्स, जो लोग मिलके काम कर रहे हैं साथ, वो एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाए, एक सोर्स ही हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिव रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से लोगों को समटाइम स्ट्रेस होता है कि हर चीज़ की पॉलिसी बनी हुई है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, पाकिस्तानी सेठ कल्चर में ये होता है कि सेठ साहब चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर ऑफ टेंशन, फेयर और एंग्जाइटी मौजूद रहे। क्यों? ताकि लोग ये समझें कि मेरी जॉब एट रिस्क है, तो ज़्यादा काम करें। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ में होता है। कुछ पर्सनल रीजंस होती हैं। पर्सनल रीजंस क्या है? फैमिली इश्यूज़ हैं, घर में परेशानी है, बेगम से लड़ाई हो गई है, बच्चा बीमार है, बेगम की और अम्मी की लड़ाई हो गई है। तो ये पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी स्ट्रेस होता है, जो कि आप डिवाइड नहीं ना कर सकते फैमिली को और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको वर्क लाइफ से। एक बंदा 8 घंटे प्रोडक्टिव, जो उसके दिन के 8 घंटे वो काम पे है, और शाम को और सुबह के टाइम पे वो घर पे, रात को सो रहा है घर पे। तो पर्सनल जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से भी स्ट्रेस कॉज होता है, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। पर्सनल इनकम के कुछ मसाइल होते हैं कि हर दूसरा बंदा हर दूसरा बंदा क्या कहना चाहिए, सारे लोग जो जॉब करते हैं
पर्सनल इनकम प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। जावेद चौधरी वो जो कॉलम लिखता है ना, उसने एक दफ़ा लिखा था कि 99% लोग जो नौकरी करते हैं, चाहे तनख्वाह 20,000 है या 20 लाख है, उनका एक मसला कॉमन होता है कि इनकम कम है। चाहे 20,000 है तब भी काम है, 20 लाख है तब भी काम है। और कहता है अलमिया ये है कि इस मसला होने के बावजूद नौकरी नहीं छोड़ते, नौकरी करी जा रहे हैं कि यार मसला है, तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा है, लेकिन जिसकी वजह से वो मसला है, उस मसले को भी पकड़ा हो। अब ज़ाहिर है ये एक लंबी डिबेट है कि क्यों लोग कॉम्प्रोमाइज़ इस पे करते हैं। फिर इनहेरेंट पर्सनैलिटी होती है। इनहेरेंट क्या है? इनहेरिट क्या होता है? विरासत से। हर बंदे की कुछ इनहेरेंट फैक्टर्स होते हैं। अभी आपकी एज कम है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर भी नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो हर वक्त परेशान होंगे। कुछ फैमिली में भी आपके लोग होंगे कि जो मतलब अगर कोई इवेंट आ गया है, कोई काम करना पड़ गया है, ग्रुप में काम करना पड़ गया है, घर में कोई फंक्शन आ गया, तो वो परेशान हो जाएंगे, उनको हाथ पांव फूल जाएंगे। तो कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग रिसेप्टिव होते हैं फॉर स्ट्रेस। उनको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, वो घबरा जल्दी जाते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं और कांपे टांग जाती है। तो फिर इसके जो सिम्टम्स हैं, सम टाइम डिफरेंट लोगों पे स्ट्रेस के सिम्टम डिफरेंट आते हैं। कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है स्ट्रेस में, कुछ लोगों की भूख मर जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये क्या है? ये इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के, जो कि इम्पैक्ट करते हैं कि उस बंदे को या उस बंदी को स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। ये जो अभी मैंने बात की कि लोगों को, एम्प्लॉयज़ को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं जब स्ट्रेस की बात हो। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले वो लोग हैं जो कि क्रॉनिक सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड एक्सेसिव कंपैटिटिव ड्राइव होती है। कुछ लोगों में क्रॉनिक होती है, समझ लें कि एक बीमारी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, हर वक्त उनको जल्दी पड़ी होती है। और इसका ये तो नेगेटिव साइड हो गया। पॉजिटिव साइड क्या है कि इन लोगों में जो एक्सेसिव कंपैटिटिव ड्राइव वो ज़्यादा होती है, कि ये ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, टेंशन भी लेते हैं लेकिन आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और दूसरे टाइप बी पर्सनैलिटी, पीपल हु आर रिलैक्स्ड एंड ईजी गोइंग एंड एक्सेप्ट चेंज ईजीली। कि कुछ लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि चेंज को रिसीव करने में, उसके लिए रिसेप्टिव होंगे, चेंज एजेंट बनने में खुशी महसूस करेंगे। तो ये दो तरह के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनकी वजह से आपने चेंज को मैनेज करते हुए और एग्जीक्यूट करते हुए दोनों को टेकन इनटू अकाउंट करना है। कि कुछ लोग होंगे जो क्रॉनिक सेंस ऑफ अर्जेंसी रखेंगे और उनको हर वक्त जल्दी पड़ी होगी, छोटी सी बात के ऊपर उनको स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है कि ऐसे लोग अमूमन जो ये करते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव जो कंपेटिटिव ड्राइव होती है कि हमने आगे बढ़ना है, हमने ज़्यादा काम करना है, उसकी वजह से कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो ईज़ी गोइंग तो होते हैं, चेंज एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लेज़ी बहुत होते हैं, स्लो बहुत होते हैं। घर में सबसे पहले तैयार होने लगेंगे और एंड तक वही तैयार हो रहे हैं, बाकी सारे तैयार हो गए। तो ये दोनों साइड, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आपने कंपेयर करके चलना है। सिम्पटम्स क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी बात कर ली कि कुछ साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं जब भी स्ट्रेस होता है, कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ बिहेवियरल होते हैं। साइकोलॉजिकल क्या है कि जॉब रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेसेस के जॉब रिलेटेड है, डिससेटिस्फाइड हो गया है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, बोर्डम होती है। और प्रोस्कास्टिनेशन एक बिहेवियर का हिस्सा होता है हमारा, ये एंड पे लिखा हुआ है कि आप लोग प्रोस्कास्टिनेट करना, कि आप लोग एक टेंडेंसी बन जाती है कि ये काम मैं कल करूँगा, ये मैं कल करूँगा, ये काम तो बहुत अहम है लेकिन ये मैं कल करूँगा। तो वो कल कभी नहीं आता, कल आएगा तो फिर यही कहेंगे अच्छा ये मैं काम कल करूँगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की टाइप है, स्टूडेंट्स में भी होती है कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा, अगले सेमेस्टर से पहले दिन से पढ़ना शुरू करूँगा, जी पक्का पढ़ूंगा। तो दिस इज प्रोस्टास्टिनेट, प्रोस्टास्टिनेट करना कि आप काम को अगले दिन पे डाल देना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ना लेना। ये भी एक साइकोलॉजिकल
डिसऑर्डर है, ये बीमारी है, उसकी वजह स्ट्रेस होती है कि आप अपने आप को सिर्फ तसल्ली देते हो कि अच्छा मैं कल से पढ़ने लग जाऊँ, अगले सेमेस्टर में पढ़ूंगा। तो ये भी कॉज कर रहा होता है, स्ट्रेस होता है जो आपको हो रहा होता है। फिर कुछ ऐसे फिजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं स्ट्रेस की वजह से। मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो चेंज हो जाता है। बाज़ लोगों का ये होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो सम टाइम उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो खाते हैं हज़म हो जाता है। और कुछ लोगों पे ये असर पड़ता है कि वो जब खाते हैं तो वो लगता है कि अभी खाया, 15 घंटे बाद भी ये लगेगा कि अभी खाना खाया। तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर पड़ता है। दिस इज़ फिज़िकल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेस। हार्ट बीट जो है वो कम, कुछ लोगों की तेज़ हो जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, कुछ लोगों की जो ये साँस लेना है, ब्रीदिंग है, ये बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों का बढ़ जाता है, कुछ का लो हो जाता है। हेडेक होने लग जाता है कुछ लोगों को, और मतलब हार्ट अटैक का भी पोटेंशियल होता है ड्यू टू स्ट्रेस। क्योंकि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि मुसलसल स्ट्रेस रहेगा तो जो कार्डियक डिजीज़ है उसके चांसेस 100% हो जाते हैं। मुसलसल स्ट्रेस रहना कैन कॉज अ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो कि आपके बिहेवियर में नज़र आते हैं, जो कि आपके साइकोलॉजिकल असरात डालते हैं आपके ऊपर, और कुछ फिजिकल असरात आपके ऊपर डालते हैं। और बिहेवियरल में क्या नज़र आता है कि लोग जॉब पे आना छोड़ देते हैं, एब्सेंटिज्म शुरू हो जाता है, जॉब टर्नओवर है, जॉब छोड़ना शुरू कर दी, लोग ज़्यादा जाना शुरू कर दिए, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देते जैसे मैंने पहले कहा। फिर कुछ लोगों को नींद नहीं आती स्ट्रेस में, कि रात को आँख खुल गई, अब नींद नहीं आ रही, अज़ान होगी सुबह की। तो स्ट्रेस अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे बिहेवियरल है, तो उसका मतलब है कि आपकी वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कहीं न कहीं कोई स्ट्रेस का एलिमेंट मौजूद है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए आप कम्युनिकेशन को बेहतर करें। जैसे मैंने कहा था, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर इश्यूज़ की एक बुनियादी वजह होती है कि कम्युनिकेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो उससे भी स्ट्रेस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में बहुत सारे मसाइल का हल सिर्फ कम्युनिकेशन के फ्लो को कंप्लीट करने से मिल जाता है। फिर परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम सच एज MBO। रिमेंबर व्हाट इज MBO? आपका जो परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है उसकी जो प्लानिंग है दैट शुड बी बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप जब इम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन करने लगें तो उनकी जो मैनेजमेंट करें दैट शुड बी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि आप उनकी इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द गोल्स करें जो कि आपने उनको दिए थे। इससे भी आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे सेंसिटिविटी और वर्क लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। HR के ज़िम्मे ये काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाता है कि जो वर्क लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये ट्रेनिंग्स करवाना भी HR के ज़िम्मे होता है। फिर टाइम मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग करवाना और वेलनेस प्रोग्राम्स करवाना, ये तमाम ऐसे साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इनिशिएटिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, जिससे उसके एम्प्लॉइज़ में जो स्ट्रेस का लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो चेंज का प्रोसेस हमने शुरू किया था इन द इनिशियल डिस्कशन, उसको आप कैसे स्मूथ और सक्सेसफुल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कैपेबल बनाएं, कि आप चेंज तो लाना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी है। दूसरा, जो मैनेजर है उसका अपना रोल इस चेंज प्रोसेस में उसको अंडरस्टूड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। इंगेज ऑल एम्प्लॉयज़ रोल इन द चेंज प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लेवल्स के ऊपर भी चेंज इंप्लीमेंट होना है, तमाम एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड लें और उनसे फीडबैक लें ताकि वो भी चेंज एजेंट बन सकें। अगर आप ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने चेंज कैपेबल बनाना है तो आपने अपने प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करना होगा, लर्निंग वे ऑफ द लाइफ को
इनिशिएट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्टिवली सपोर्ट एंड इनकरेज डे टू डे इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस, जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड बिकम रिसेप्टिव टू चेंज। और उसके बाद इंश्योर डाइवर्स टीम्स करें आप, जो ब्रेक थ्रोट्स हैं उनको इनकरेज करें, शेल्टर्स को इनकरेज करें। और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं दैट वुड कंट्रीब्यूट कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वुड बिकम केपेबल ऑफ अ चेंज। चेंज और इनोवेशन आर इंटरलिंक्ड फिनोमिनाज। जब भी आप चेंज लाते हैं उसका पर्पस क्या होता है, चेंज क्यों ला रहे हैं आप, तो इनोवेट, कोई भी नई चीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकारपोरेट करने के लिए आप चेंज लाते हैं। दो टर्म्स इस्तेमाल होती है, वन इज क्रिएटिविटी एंड दूसरी इनोवेशन। क्रिएटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज इन अ यूनिक वे और टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशन बिटवीन आइडियाज। अगर आप आइडियाज़ को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि एक अनयूजुअल कम्बिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो दिस इज क्रिएटिविटी। और इनोवेशन क्या हुई कि टेकिंग क्रिएटिव आइडियाज एंड टर्निंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट और वर्क मेथड्स। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी का ये एक कनेक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करती है जब भी चेंज प्रोसेस की बात होती है। तो क्रिएटिविटी इज कंबाइनिंग द यूनिक आइडियाज एंड क्रिएटिंग अनयूजुअल एसोसिएशन बिटवीन द आइडियाज। और इनोवेशन इज कि उस क्रिएटिविटी को आप टर्न करते हैं इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट और अ वर्क मेथड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनोवेशन को और चेंज को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन इज तेज करना, इसको बढ़ाते हैं। देयर आर थ्री वेरिएबल्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे वेरिएबल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के वेरिएबल्स, कि कैसी ह्यूमन रिसोर्स है, कैसी लेबर फोर्स है, कैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और फिर तीसरे कल्चरल वेरिएबल्स, ये तीनों मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को स्टिमुलेट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, रिमेंबर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, किसी को याद है, एनीवन रिमेंबर्स। पेपर कैसे देना है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। रिटेंशन रेट आप लोगों का 0 है वैसे। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज कि जब ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चेंज आसानी से हो जाता है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज फास्ट। और मैकेनिस्टिक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, बड़ी है, ब्यूरोक्रेटिक है, डिसीजन मेकिंग स्लो है और सेंट्रलाइज ज़्यादा है, फॉर्मलाइज ज़्यादा है। ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की जाती है। फिर कम्युनिकेशन कैसी होती है, टाइम को कैसे, प्रेशर को मैनेज किया जाता है, और नॉन वर्क सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स में कमिटमेंट लेवल क्या है एम्प्लॉयज़ का फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और एम्प्लॉयज़ में या पीपल में क्रिएटिविटी का क्या लेवल है। और जो कल्चर है कि एक्सेप्टेंस फॉर एम्बिग्यूटी कितनी है, टॉलरेंस कितनी है फॉर इम्प्रैक्टिकल होना, उसमें कितनी और टॉलरेंस है, लो एक्सट्रीम कंट्रोल्स कितने हैं, टॉलरेंस ऑफ रिस्क कितनी है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए कितनी टॉलरेंस है, फोकस ऑन एंड्स कितना है, ओपन सिस्टम फोकस कितना है, और पॉजिटिव फीडबैक कितना है। ये तमाम वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चरल वेरिएबल्स होते हैं जो कि इनोवेशन के ऊपर और चेंज के ऊपर असरअंदाज होते हैं।